हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। टुडे आई विल टॉक अबाउट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, आज हम क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर सबसे पहले हम बता दें आपको दोस्तों कि क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर होते क्या हैं। ठीक है, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है कि ये हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी में कहीं पर इंजरी यानी कि घाव। ठीक है, इंजरी हमारी बॉडी में कहीं पे लग जाता है वे तो इंजरी जब भी लगता है तो उससे इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ता है। उससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी बॉडी के चाहे स्किन से होकर के किसी भी पार्ट में पड़े। ठीक है, तो किसी न किसी पार्ट में पड़ता है तो जिससे हमारी जो है अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो इंजर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो उनमें घाव हो जाता है जिसके कारण जो है ब्लड का फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी से होने लगता है जिसके कारण उनको अगर रोका नहीं गया, अगर उस ब्लड के फ्लो को रोका नहीं गया तो हमारी बॉडी से सारा ब्लड जो है बाहर आ जाएगा। तो जब हमारी बॉडी से सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये उन्हीं ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए, ठीक है, जो हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको रोकने में ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यही इन्हीं की वजह से जो हमारे इंजर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा घाव लगता है तो इन्हीं के द्वारा जो है वो उस घाव को रोका जाता है। और रुकता कैसे है, एज ए क्लॉटिंग, वहाँ पर एग्लूटिनेशन टाइप का क्लॉटिंग हो जाएगा और जिससे हमारा जो है घाव जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको ये हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर कौन से होते हैं और इसके बारे में हम आपको जो है विथ ट्रिक के अनुसार जो है इनको हम आपको समझा देंगे। ठीक है, और आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो आपका है फाइब्रिनोजन। ठीक है, पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन। तो सबसे पहले मैं आपको ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर के नाम बता देता हूँ, उसके बाद आपको हम ट्रिक के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो होता है आपका फाइब्रिनोजन। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो प्रोथ्राम्बिन होता है। ठीक है, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो थ्रम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक है, जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हमारा डैमेज टिश्यू से मिलता है। ठीक है, जो इसका सोर्सेज होता है थ्रम्बोप्लास्टिन का, ये टिश्यू जो डैमेज टिश्यू होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हमारे इंजर्ड होता है, जहाँ पे घाव लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से, ठीक है, इनका सोर्सेज होता है थ्रम्बोप्लास्टिन का। तो जो हमारा फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका नाम होता है कैल्शियम। एंड जो 5 होता है उसको कहते हैं प्रोएक्सिलरिन या फिर लेवियल फैक्टर। ठीक है, और उसके बाद जो 6 होता है, 6 जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, 6 की जो है अभी खोज नहीं हुई है, उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। तो जो 6 वाला क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड। और उसके बाद 7 जो है उसको हम स्टेबल फैक्टर कहते हैं और इसका अनदर नाम क्या है, प्रो कन्वर्टिन। और उसके बाद जो आपका 8वां नंबर है, 8 नंबर, उसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं। ओके, और जो 9 नंबर का होता है उसको हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हैं। यानी कि इसका नाम क्रिसमस फैक्टर या फिर अनदर नेम इज़ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। एंड जो 10 नंबर का होता है, ठीक है, उसको स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं, इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं या फिर इसको थ्रम्बोकाइनेस फैक्टर भी कहते हैं। जो 11 नंबर का होता है उसको हम प्लाज्मा थ्रम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा 9th नंबर का फैक्टर होता है उसका नाम होता है प्लाज्मा थ्रम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। इसको या तो फिर आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो 12 नंबर का होता है उसको हम हैगमैन फैक्टर कहते हैं या फिर आप उसे ग्लास फैक्टर भी कह सकते हैं या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डी कह सकते हैं। उसके बाद जो आपका 13 यानी कि 13 नंबर का होता है उसको हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपको कैसे इसको अपने माइंड में सेट करना है और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक आप याद रख लीजिए, फेस पर तेरे कोमल लाली नहीं सजाती, पर अब चांद से
प्यारे हैं फेस तेरे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक ये है कि फेस पर तेरे कोमल लाली नहीं सजाती पर चांद से प्यारे हैं फेस तेरे, ठीक है। तो ये ट्रिक आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो फेस का मतलब होता है फाइब्रिनोजन, पर का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन, तेरे का मतलब होता है थ्रम्बोप्लास्टिन, कोमल कैल्शियम, लाली लेवियल फैक्टर, या फिर इसको हम प्रोएक्सिलरिन फैक्टर भी कहते हैं। नहीं सजाती का मतलब होता है, नहीं का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, सजाती पर का मतलब होता है स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर। अब का मतलब ए से स्टार्टिंग होती है, इसलिए इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं। उसके बाद चांद, चांद जो होता है, चांद का मतलब होता है क्रिसमस। चांद का जो फर्स्ट वर्ड होता है CHA, यानी कि क्रिसमस, CH से क्रिसमस एंड A, या इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं। तो जो आपका 9th नंबर का हो गया वो क्रिसमस फैक्टर। चांद से का मतलब होता है स्टूअर्ट, S फॉर स्टूअर्ट फैक्टर, इसको पावर फैक्टर या थ्रम्बोकाइनेस फैक्टर भी कहते हैं। प्यारे, प्यारे का मतलब होता है P फॉर प्लाज्मा थ्रम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मा थ्रम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको C भी कहते हैं। तो प्यारे से ये हो गया। हैं हैगमैन, ठीक है हैगमैन फैक्टर, और फेस तेरे यानी कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसके बाद ये तो आपकी ट्रिक हो गई दोस्तों कि फेस पर तेरे कोमल लाली नहीं सजाती पर अब चांद से प्यारे हैं फेस तेरे। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन फैक्टर से हर एग्ज़ाम में 2 से 4, 1, 2 क्वेश्चन तो ज़रूरी पूछे जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला होता है इसका नंबर, यानी कि जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो 13 है, 13 हैं, और इसके जो सोर्सेज हैं, अब आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड या फिर जो थ्रम्बोप्लास्टिन फैक्टर होता है उसका सोर्सेज क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का फाइब्रिनोजन फैक्टर जो होता है उसका सोर्सेज क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके सारे के सोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये कहाँ से इनका सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ से इनका सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में अब आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट वाला होता है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो लीवर से मिलता है, एंड इसका सोर्स लीवर होता है। एंड सेकंड का होता है उसका भी लीवर होता है। तो जो सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका भी सोर्स लीवर होता है। थर्ड का होता है डैमेज टिश्यू से। तो जो थर्ड वाला क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम थ्रम्बोप्लास्टिन कहते हैं, तो जो थ्रम्बोप्लास्टिन फैक्टर होता है उसका सोर्स कहाँ से होता है, वो डैमेज टिश्यू, कहीं पर अगर घाव लग जाए, आपको इंजर्ड हो जाए, तो वहाँ से ये इसका सोर्सेज, वहाँ से ये सिंथेसाइज होता है, वहाँ पर ये बनता है, ठीक है। तो जो थ्रम्बोप्लास्टिन होता है वो डैमेज टिश्यू से मिलता है। एंड जो फोर्थ होता है, फोर्थ जो फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको हम कैल्शियम कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम जो होता है वो आपको पता होगा कि कैल्शियम कहाँ कहाँ पे मिलता है। आपको सबसे जो है मोस्टली आपको ये तो पता ही होगा कि कैल्शियम जो है हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम होता है। हमारी बोन जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें कैल्शियम होता है। तो जो डाइट आप लेते हैं अगर उसमें कैल्शियम है तो वहाँ से, तो जो हमारे कैल्शियम जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका सोर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डाइट, बोन एंड ब्लड, या फिर आप प्लेटलेट्स बोल सकते हो। कभी कभी एग्ज़ाम में ये दे देता है कि जो कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका सोर्सेज क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। अगर ब्लड दिया है तो आप ब्लड कर सकते हो, या फिर अगर ब्लड की जगह अगर आपको प्लेटलेट्स दिया है, कहीं पर ब्लड नहीं दिया है, ठीक है, तो आप प्लेटलेट्स बोल सकते हो। नेक्स्ट जो होता है आपका 5th नंबर का, उसका भी सोर्सेज जो होता है लीवर एंड प्लेटलेट्स होता है। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि लीवर में होता है। एंड 5th के बाद 6 को तो आपको पता होगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि वो डिफाइंड नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो सारे होते हैं ये आपको लीवर से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 भी क्या होता है, लीवर से एंड प्लेटलेट से मिलता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि इनका सोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, ठीक है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि जो क्लॉटिंग फैक्टर अपने होते हैं
उनके सोर्सेस कौन से कहाँ से होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं। तो इसका ट्रिक ये है दोस्तों कि तीसरे और चौथा नंबर, यानी कि जो तीसरा नंबर क्लॉटिंग फैक्टर होता है और चौथा नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, इनको छोड़ करके सभी क्लॉटिंग फैक्टर का सोर्स लीवर होता है। सिंपली आप याद रखिए कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। और 13 में आप 2 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। 2 कौन से हैं? तीसरा नंबर एंड चौथा नंबर, यानी कि 3 एंड 4 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे का सोर्सेज लीवर होता है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर दे दिया जाएगा और उसके बाद उनके सोर्सेज पूछ लिया जाएगा। तो आपको तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ठीक है, ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर याद रखना है कि इनका सोर्सेज जो होता है वो कहाँ से होता है। जो तीसरा नंबर होता है उसका मैंने आपको बताया कि डैमेज टिश्यू से होता है, और जो चौथा होता है, चौथे को आपको मैंने, चौथा जो होता है वो कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम हमारे बोन से भी हो सकता है, डाइट से भी मिल सकता है, ब्लड से भी मिल सकता है, ठीक है। तो 3 एंड 4 को छोड़ करके बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का सोर्स जो होता है वो लीवर होता है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जो 3 होता है, 3 का नंबर होता है, जो 3 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये डैमेज टिश्यू से मिलता है। और 4th नंबर जिसको कैल्शियम, जो 4th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कैल्शियम होता है। तो ये हमारा बोन से मिल सकता है, ब्लड से मिलता है, इसका सोर्सेज होता है प्लेटलेट्स एंड डाइट, यानी कि बोन्स, ब्लड या प्लेटलेट्स एंड डाइट, तो इन जगह से हमारा कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो 3 एंड 4 को छोड़ करके, 3 एंड 4 को छोड़ करके बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से मिलते हैं? हमारे लीवर से, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं? हमारे लीवर से। तो ये तो आपको ये पता हो गया कि हमारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो उनका सोर्सेज क्या होता है। 3 एंड 4 को छोड़ करके बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर का सोर्स लीवर होता है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पथवे क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये पथवे इनका क्या होता है, ठीक है। इनका फ्लोइंग का पथवे क्या होता है। तो पथवे का आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कॉमन पथवे होता है इनका, ठीक है। तो इनका जो पथवे, यानी कि जो इनका फ्लो होने का रास्ता जो है, ठीक है, जैसे कहीं पे इंजरी हुई, ठीक है, तो वो किस फ्लो में बहेंगे, ठीक है, बाहर से या फिर अंदर से। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि बाहर से, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि अंदर से वो जो है निकलेंगे, ठीक है। तो इनका पथवे क्या होता है, जो फर्स्ट होता है उसका कॉमन पथवे, इसका भी मैट्रिक का आपको बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको मैं सारा बता दूंगा। तो फर्स्ट जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, उसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजन। और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो होता है इनका पथवे जो होता है कॉमन पथवे होता है, ठीक है। और जो थर्ड होता है, थर्ड नंबर का, इसका एक्सट्रिंसिक पथवे होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि कैल्शियम जो होता है वो कहीं पे भी, हर जगह हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, मिलता है। तो इसलिए इनको हम ऑल कह सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो फतवे होता है वो ऑल होता है, एक्सट्रिंसिक भी होगा, इंट्रिंसिक भी होगा, कॉमन भी होगा, ठीक है, तो सारा होगा, ठीक है। एंड जो आपका 5 नंबर का है, ठीक है, उसको एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, यानी कि एक्सट्रिंसिक में भी मिलेगा, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक, इनका पथवे दोनों होता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, इंट्रिंसिक भी हो सकता है। उसके बाद आपका 7 नंबर का, 7 नंबर का आपका एक्सट्रिंसिक होता है, 8 नंबर का आपका इंट्रिंसिक पथवे होता है, 9 नंबर का इंट्रिंसिक पथवे, और 10 नंबर का एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और 11 नंबर का आपका इंट्रिंसिक होता है, और 12 नंबर का इंट्रिंसिक, एंड 13 नंबर का कॉमन पथवे। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसकी भी ट्रिक बताएंगे कि जो आपका पथवे होता है, ठीक है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर किस पथवे में फ्लो करता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो आप मोस्टली अच्छे से याद कीजिए, जैसे 13 आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ठीक है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड 13, ठीक है, यानी 13, फर्स्ट, सेकेंड एंड 13, यानी कि पहला, दूसरा और 13, ठीक है। इन तीनों को, ये तीनों जो होते हैं हमारे कॉमन पथवे में होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये कौन से होते हैं, ये कॉमन पथवे में होते हैं, ठीक है। तो कॉमन पथवे का कौन सा हो गया आपका, पहला, दूसरा और 13 नंबर का,
जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर में आप सिंपली याद रखिए कि जो 13 नंबर का होता है वो एंड पहला और दूसरा, यानी कि पहला दूसरा और 13 नंबर वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनका जो पथवे होता है वो कॉमन पथवे होता है। अब नेक्स्ट याद कीजिए कैसे, नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा। जो अब एक्सट्रिंसिक में भी रहेंगे, एक्सट्रिंसिक यानी कि जिनका दोनों पथवे है, एक्सट्रिंसिक भी है इंट्रिंसिक भी है, तो वो आप याद कर लीजिए 5 एंड 10। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, यानी कि 5 5 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 5 का डबल करेंगे तो 10 होगा। तो 5 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। 2 कैसे हैं, यानी कि इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक यानी कि 2 हैं, तो 5 एंड 10, 5 को 2 से करेंगे 10 होगा। तो 5वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है और 10वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है, तो इनका जो पथवे है वो इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है, ठीक है। आपसे मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ऑप्शन वो दे देगा इसमें से एक्सटेंसिक पथवे या फिर कॉमन पथवे, ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जिनका जो कॉमन पथवे में होते हैं, ठीक है। कॉमन पथवे में तो आपको दे दिया, फर्स्ट दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, 8 दे दिया, तो आप जो है इसमें कंफ्यूज रहोगे। तो सिंपल याद रखिए कॉमन पथवे 1, 2 और 13, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 5 और 10, 5 को 2 गुना करोगे तो 10 होगा, 5 और 10। उसके बाद एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का आप सिंपली याद कर लो 3 और 7। 3 और 7 क्यों दोस्तों, ठीक है, यानी कि 3 एंड 7 जो है ये एक्सटेंसिक पथवे में आएंगे। एक्सटेंसिक पथवे में यानी कि आप इसको भी 2 कर दो, ठीक है, यानी कि एक्सटेंसिक को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो 6 आएगा। तो 6 वाला आपको पता है कि 6 वाला जो है नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 6 वाला जो है आपका नॉट डिफाइंड है, 6 को जो है अभी तक नहीं पता है, 6 अज्ञात है, तो 6 को छोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 7 जो है ये एक्सट्रिंसिक पथवे में आएगा। और नेक्स्ट जो है आपका इंट्रिंसिक पथवे, इंट्रिंसिक पथवे को आप सिंपली याद रखिए, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि 4th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है कैल्शियम, वो ऑल, उसका जो कॉमन पथवे सॉरी जो उसका पथवे होता है वो ऑल में होता है, हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली आपको इतने आप याद कर लीजिए कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड 13 यानी कि पहला, दूसरा और जो 13 है ये जो है आपका कॉमन पथवे में आएगा। और बोथ एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पथवे में कौन सा आएगा, 5 और 10 नंबर का, ठीक। 5 का दूना 10। एक्सटेंसिक में कौन आएगा, 3 का दूना 6 होगा, लेकिन 6 आपको पता नहीं है तो उसका एक और बढ़ा दीजिए 7 नंबर। तो एक्सटेंसिक में आपका 3 और 7 आ जाएगा और ऑल में आ जाएगा 4। तो इन सब को छोड़ करके जितना बचेगा, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर बचेंगे वो सारे आपके इंट्रिंसिक पथवे में आ जाएंगे। तो ये आपकी ट्रिक है सिंपली, यानी कॉमन पथवे 1, 2, 3 और 13 नंबर, पहला, दूसरा और 13 नंबर। उसके बाद आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पथवे में कौन से आते हैं, 5वां नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर और 5 का दूना 10 नंबर का, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पथवे में कौन सा आएगा आपका, तो एक्सट्रिंसिक में आपको सिंपली याद रखना है 3 को 2 से मल्टीप्लाई मारेंगे 6, तो 6 नंबर का आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो पता नहीं है, ठीक है, यानी कि वो अज्ञात है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो वो 6 वाला छोड़ के उसमें एक जोड़ देंगे तो 7 नंबर, 3 एंड 7 आपका एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। और जो इंट्रिंसिक होगा वो होगा आपका सारा, इन सब को छोड़ करके बाकी जो भी बचेंगे आपके क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, तो वो आपके इंट्रिंसिक पथवे हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि सोर्सेज क्या होंगे, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होंगे। तीसरे और चौथे नंबर को छोड़ करके जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होंगे सारे का सोर्स, यानी कि सारे कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, ठीक है, या कहाँ पे मिलेंगे हमें, कहाँ पे बनेंगे, वो लीवर में। इनका सोर्सेज क्या होता है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर का लीवर होता है। और तीसरा आपका होता है क्लॉटिंग फैक्टर, तीसरा और चौथा को मैंने आपको बोला था छोड़ के। तीसरा जो होता है उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, ठीक है, जो हमें कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ होता है, डैमेज टिश्यू होता है। और 4th नंबर जिसको कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम आपको पता होगा बोन, ब्लड या फिर प्लेटलेट्स या फिर डाइट, ठीक। तो तीसरे और चौथे नंबर को छोड़ दोगे तो सारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो हमें लीवर से मिलेंगे। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताएंगे, ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे कि हीमोफीलिया ए काज्ड बाई विच फैक्टर डिफिशियंसी, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी कमी से हीमोफीलिया डिजीज़ होता है।
हीमोफीलिया एक रोग होता है, एक डिजीज़ होता है, और वो डिजीज़ कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी, कौन से फैक्टर की कमी के कारण होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 8 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसकी डिफिशियंसी अगर होगी तो हमको हीमोफीलिया डिजीज़ हो सकता है। और कौन सा हीमोफीलिया? ए। तो हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होते हैं, हीमोफीलिया सी होते हैं, हीमोफीलिया डी होते हैं। तो इसके कई टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं जो है नॉर्मली। तो जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होगा, तो आप बताओगे हीमोफीलिया डिजीज़। उसमें हीमोफीलिया ए हो सकता है या हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया डी। तो इन 4 ऑप्शन देगा तो आप हीमोफीलिया ए लगाओगे। अगर वहाँ पे ऑप्शन ये दिया है कि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होगा, तो आप वहाँ पे हीमोफीलिया डिजीज़ करके चले आओगे, ठीक है। या फिर हीमोफीलिया ए डिजीज़ या हीमोफीलिया किस फैक्टर की डिफिशियंसी से होगा, तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से। और फैक्टर 8 का नाम क्या होता है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है। तो जो फैक्टर 8 होता है उसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की कमी से हीमोफीलिया ए डिजीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि वॉन विलब्रांड डिजीज़ जो होता है, वॉन विलब्रांड एक डिजीज़ होता है कास्ड बाय विच फैक्टर डिफिशियंसी। तो वॉन विलब्रांड डिजीज़ जो होता है वो किस फैक्टर की कमी से होता है, ठीक है। तो वॉन विलब्रांड डिजीज़ जो होता है वो भी फैक्टर 8 की कमी से होता है। फैक्टर 8 की डिफिशियंसी अगर हमारी बॉडी में होगी तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होगी तो हमें हीमोफीलिया होगा। और कौन सा हीमोफीलिया? हीमोफीलिया ए, ठीक है। और कौन सा डिजीज़ होगा? वॉन विलब्रांड डिजीज़। वॉन विलब्रांड एक डिजीज़ होता है जो कि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से होगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया बी कास्ड बाय विच फैक्टर डिफिशियंसी। अब आपसे इसमें आपको दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हीमोफीलिया बी किस फैक्टर की डिफिशियंसी से होगा, तो वहाँ आपको ऑप्शन टिक करना है फैक्टर 9, यानी कि 9 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसकी डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी नामक डिजीज़, हीमोफीलिया बी डिजीज़ होता है, ठीक है। और अगर पूछ लिया कि जो हीमोफीलिया बी होता है वो कौन से फैक्टर, यानी उस फैक्टर का नाम क्या है जिस फैक्टर की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी डिजीज़ होता है, तो आपको बताना है कि क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। तो क्रिसमस फैक्टर की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी डिजीज़ होता है। और दोस्तों हीमोफीलिया डिजीज़ को हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, या फिर हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया डिजीज़ इज आल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज़। रॉयल डिजीज़ कहने का इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक दोस्तों हीमोफीलिया जो होता है ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि कहीं पर भी अगर हमारे घाव बॉडी में लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो जब हमारा ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे ब्लड जो है, जैसे ही घाव होगा तो ब्लड जो है बहना स्टार्ट होगा, तो वो ब्लड हमारा रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो क्लॉटिंग होगी वो होगी ही नहीं, तो जिसके कारण जो है हमको हीमोफीलिया डिजीज़ होता है, ठीक है। तो जब क्लॉटिंग होगी नहीं तो ब्लड का फ्लो जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, और जब ब्लड का फ्लो कंटिन्यू चलता रहेगा तो सारा ब्लड हमारी बॉडी से या हमारी ब्लड वेसल के थ्रू जो है बाहर जो है चला जाएगा, जिसके कारण जो है हम मर जाएंगे। और ये जो है दोस्तों रॉयल डिजीज़ इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है एक रॉयल फैमिली थी, ठीक है। तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो जिसके कारण इसको रॉयल डिजीज़ कहा गया। तो उनकी पूरी फैमिली में हीमोफीलिया उनको हो गया था, उनकी सारी फैमिली को हीमोफीलिया हो गया था, जिसके कारण मैंने आपको बताया ना कि इट इज़ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक। तो ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि माँ से बेबी में, यानी माँ से बच्चे में जाएगा। तो इसी तरह ये माँ से बच्चे में गया, जिसके कारण जो रॉयल फैमिली थी इनको सब जो है ये इसके शिकार हो गए हीमोफीलिया डिजीज़ के,
ठीक है। तो इसलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज़, यानी कि हीमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज़। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनदर नेम ऑफ हीमोफीलिया डिजीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉयल डिजीज़ को ही हम हीमोफीलिया डिजीज़ कहते हैं। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो हीमोफीलिया डिजीज़ होगा अगर पूछा जाता है तो आपको फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से होगा। तो हीमोफीलिया ऐसे पूछा जाता है कि किस फैक्टर की डिफिशियंसी से होगा, तो 8 एंड 9 की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया डिजीज़ होगा। अगर ये पूछा जाता है कि हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होगा, तो आपको बताना है कि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से, और फैक्टर 8 को हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि हीमोफीलिया बी जो है किस फैक्टर की डिफिशियंसी से होगा, तो आपको बताना है कि फैक्टर 9, और फैक्टर 9 का नाम है क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस फैक्टर की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया डी डिजीज़ होगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।